नमस्कार। हम लोग यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। इससे पूर्व में हमने देखा था कि पुनर्जागरण के जो कारण थे उसके अंदर 3 कारण हमने जो देखे थे: धर्म युद्धों का प्रभाव, कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार और व्यापार का विकास। इन्होंने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को किस तरह से विकसित किया था, ये हमने इसका अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं अगले कारणों की ओर कि भौगोलिक खोजें थीं, उसने पुनर्जागरण को किस तरह से प्रभावित किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्म युद्धों ने यूरोप का एकाकीपन है वो समाप्त कर दिया था। इनसे दूर दूर के प्रदेशों की यात्राओं और भौगोलिक अन्वेषण की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला और इस तरह से धर्म युद्धों ने पुनर्जागरण को प्रेरणा दी थी। A.J. ग्रांट के अनुसार हम देखते हैं कि नए देशों की खोज के द्वारा न केवल अन्वेषण करने वालों को नए नए उपनिवेशों के साथ में व्यापार करने का प्रोत्साहन मिला, बल्कि उन्होंने वहाँ पर अपनी सभ्यता और संस्कृति, धर्म, साहित्य आदि का प्रचार करने का भी संकल्प किया। तो इस तरह से भौगोलिक खोजें थीं, उनकी वजह से भी पुनर्जागरण है उसको काफ़ी बल मिला था। एक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है वो जो आगे हम देखने जा रहे हैं कि कागज़ और छापे खाने का आविष्कार। हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी से पूर्व के अंदर कागज़ की छपाई मुश्किल और महंगी थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मन के जॉन गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया था जो आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती कही जा सकती है। मुद्रण यंत्र के इस आविष्कार ने बौद्धिक विकास का मार्ग खोल दिया था। इसके बाद में कैक्सटन ने 1477 में ब्रिटेन में छापे खाना स्थापित किया था और धीरे धीरे इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में इस यंत्र का प्रयोग होने लगा और अब अधिक और अपेक्षाकृत कम महंगी पुस्तकें छपने लग गई थीं। एक हम देखते हैं कि एक मोटा मोटा अनुमान लगाया गया है कि 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप भर में लगभग 1 लाख हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध थीं, लेकिन मुद्रण यंत्र का आविष्कार होने के 50 सालों के अंदर ही पुस्तकों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो गई। तो अब जो क्या हुआ कि ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का एक अधिकार था वो समाप्त हो गया और पुस्तकों में ऐसा लिखा है कहकर अब जनता को गुमराह भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जनता अब स्वयं आवश्यकता पड़ने पर ग्रंथ पढ़ सकती थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इससे ज्ञान के प्रसार से अंधविश्वास तथा रूढ़ियाँ कमज़ोर पड़ने लगी और लोगों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। जैसे प्रसिद्ध विद्वान विल ड्यूरा ने लिखा भी है कि लेखन कला के पश्चात मुद्रण कला को ही इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना गया है, जिसने बौद्धिक चेतना को सर्वाधिक प्रभावित किया या विकसित किया। तो इस तरह से ये आविष्कार बहुत ही जो महत्वपूर्ण था, जिसने कि जो पुनर्जागरण की प्रवृत्ति है उसको गति दी थी। इसी तरह से आगे जो कारण है उसके अंदर हम देखते हैं कि लोक भाषाओं का प्रचार। इससे पहले जब जो मध्य युग के आरंभ तक जो संपूर्ण यूनानी और रोमन साहित्य था वो लैटिन भाषा में था, इसलिए ये सामान्य जो जनता थी उसकी समझ के एक तरह से कह सकते हैं कि बाहर था। किंतु जो छापे खाने का आविष्कार होने लगा तो उसके बाद में लोक भाषाएं हैं, उसके अंदर भी जो साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। फ्रांसीसी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, तो ये सारी की सारी जो सभी देशों की जितने भी देश थे उन्होंने अपने जो स्वयं की भाषाओं के अंदर जो विपुल मात्रा के अंदर साहित्य का सृजन किया, जिससे कि सामान्य जनता को भी उनको पढ़ने का अवसर मिला और इससे पुनर्जागरण को एक तरह से कह सकते हैं कि बल मिला। उसके बाद में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ और आविष्कार थे, उन्होंने जो किस प्रकार से पुनर्जागरण को प्रभावित किया। तो वैज्ञानिक ढंग से जो खोज थी, नई वस्तुओं को जानने की जो जिज्ञासा पनपी इसकी वजह से, और वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति हुई, नए नए सिद्धांतों और आविष्कारों की प्रवृत्ति थी, इससे प्रकृति के कई सारे रहस्य है वो उद्घाटित होने लगे। इससे पुराने अंधविश्वास हैं उनका अंत हुआ और मनुष्य के अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति और चेतना है उसका उदय हुआ। इसी तरह से तर्क पर आधारित और प्रयोगात्मक पद्धति हैं उसका महत्व भी बढ़ा
और ये सारी की सारी हैं जो विशेषताएं हैं, ये पुनर्जागरण की एक तरह से कह सकते हैं कि हम मुख्य विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत ये आती हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक प्रवृत्तियों ने भी आधुनिकीकरण की तरफ मनुष्य के कदम हैं वो बढ़ाए थे। सबसे जो अंतिम कारण हम ले रहे हैं वो है मंगोल साम्राज्य से संपर्क। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मध्य एशियाई विजेता था चंगेज खां, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद में कुबलई खां ने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंदर की रूस, पोलैंड, हंगरी आदि प्रदेश शामिल थे। कुबलई खां का दरबार था वो जो विद्वानों, धर्म प्रचारकों, व्यापारियों का केंद्र था। मतलब इसके अंदर है जो इसकी जो राजसभा थी उसके अंदर पोप के दूत, भारत के बौद्ध भिक्षुक, गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य, पेरिस और इटली, चीन है यहाँ के दस्तकार, ये सभी के सभी इसके जो राज दरबार था उसके अंदर जो स्थान पाते थे। तो हम कह सकते हैं कि इस समय के अंदर पूर्व और पश्चिम का वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था और इस संपर्क और विचार विनिमय और ज्ञान के आदान प्रदान का यूरोप के लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के कोई एक कारण नहीं था, किसी एक जिसको कह सकते हैं कि कुछ 2-4 साल में, 10-20 साल के अंदर या 100 साल के अंदर, 100-200 साल के अंदर है जो मतलब है जो पुनर्जागरण है वो है जो मतलब है जो घटित हुआ था, बल्कि जो पुनर्जागरण के पीछे इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारी प्रवृत्तियां थी वो कार्य कर रही थी और उन्होंने जो पुनर्जागरण है उसके ऊपर बल दिया था और उसको एक तरह से कह सकते हैं कि उसके पीछे न जो पुनर्जागरण को घटित करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर हम पुनर्जागरण के कारणों को यहीं पे विराम देते हैं। आगे के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो ये पुनर्जागरण है, जैसा कि हमने बताया था कि न जो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार होने के बाद में वहाँ से जितने भी विद्वान और कलाकार थे वो इटली की तरफ जो चले गए थे और जो इटली के अंदर ही इटली ही जो पुनर्जागरण का यूरोप के अंदर महत्वपूर्ण केंद्र बना था। तो परीक्षाओं के अंदर है जो प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि जो इटली के अंदर ही जो पुनर्जागरण है वो क्यों हुआ था, वो ही है जो मतलब है जो पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र क्यों बना था। तो आगे वाले जो वीडियो के अंदर हम उसी पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, ज़्यादा है ना जो मतलब है जो लोगों के संपर्क में मत आइए। अगर आवश्यक पड़े तभी है ना जो आप है ना जो घर से बाहर निकलिए और एक उचित दूरी बनाए रखिए। नमस्कार।